जय हिंद फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्म, जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसके अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, तो हम स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और सीमेन के कंपोजिशन के बारे में देखेंगे। हमारा जो सीमेन होता है, जिसको हम हिंदी में वीर्य कहते हैं, ठीक है ना, उसमें स्पर्म रहता है और कुछ मिलावट रहती है, कोई लिक्विड रहता है किसी ग्लैंड का, तो उसके बारे में उसका कंपोजिशन पढ़ेंगे। हम सीमेन का कंपोजिशन पढ़ेंगे और स्पर्म का स्ट्रक्चर अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं ना, मतलब इससे पहले 5 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है, वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, नहीं तो ऊपर अभी आई बटन आएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा स्पर्म है। क्या है? ये हमारा स्पर्म है। यहाँ ध्यान से देखिए, आप स्पर्म को एकदम ध्यान से देखिए। ये जो ऊपर का पार्ट है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ का पार्ट, इसको हम वो हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड। ध्यान दीजिए, ये हमारा स्पर्म है, यहाँ से यहाँ के पार्ट को क्या बोलेंगे? हम हेड बोलेंगे। ठीक है, और ये जो है ना हमारा नेक है। क्या है? ये हमारा नेक है। और ये हमारा है मिडिल पीस। क्या है? मिडिल पीस। ध्यान दीजिए फिर से आप देखिए, यह हमारा हेड है, यहाँ से यहाँ तक हमारा हेड हो गया। ठीक है, और ये हमारा नेक हो गया, और ये हमारा मिडिल पीस। ये दिख रहा है आप, दिख रहा है आपको? ये ध्यान दीजिए, ये हमारा मिडिल पीस है। क्या? ये हमारा मिडिल पीस है। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला पोर्शन बचा है, इसको हम टेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? ये हमारा टेल है, देखिए टेल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, हेड वाला पोर्शन में ना हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है और एक्रोजोम आता है। ठीक है, देखिए एक्रोजोम जो जिस लेयर से घिरा हुआ होता है, एक्रोजोम एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। देखिए स्पर्म जो हमारा है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यह जिस लेयर से घिरा होता है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या होता है? एक्रोजोम। इसके अंदर क्या होता है? एक्रोजोम होता है। ठीक है, और ये ध्यान दीजिए, जो बीच वाला पार्ट जो है, जो हेड के अंतर्गत ही पड़ता है, यह हमारा है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोजोमल मटेरियल। ठीक है, मतलब यह न्यूक्लियस है। क्या है? हमारा न्यूक्लियस है और इसमें क्रोमोजोमल डीएनए, मतलब क्रोमोजोमल मटेरियल है। ठीक है, डीएनए वगैरह वगैरह जितना चीज होता है ना क्रोमोजोम से रिलेटेड, ठीक है, आरएनए डीएनए सारा चीज इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्रोमोजोमल मटेरियल है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जो बच गया, यह हमारा जो छोटा सा दिख रहा है आपको पार्ट, यह हमारा है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। यह हमारा क्या है? डिस्टल सेंट्रियोल। क्या है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। ये हमारा नेक के अंतर्गत पड़ता है। किसके अंतर्गत? ये देखिए नेक के आसपास है कि नहीं है, ये नेक के अंतर्गत पड़ता है हमारा। किसके अंतर्गत पड़ता है? नेक के अंतर्गत। ध्यान दीजिए, नेक के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, और नीचे आइएगा तो ये मिडिल पीस है। तो मिडिल पीस में क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है, बस माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, जो एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग। स्विमिंग मतलब क्या होता है? तैरना। क्या होता है? तैरना। स्विमिंग मतलब क्या होता है? तैरना। मतलब स्पर्म जब इजेक्ट होता है किसमें? फीमेल ट्यूब में, ठीक है, तो वह तैर के जाता रहता है। ऐसे क्या करता है? ऐसे तैरता रहता है। तो तैरता ही रहता है ना ट्यूब के अंदर। तो ये तैरने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए, जो पावर चाहिए, वो कौन देता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। क्या? पावर। किस लिए? स्विमिंग के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, तेज भागने के लिए। जो पावर चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। जो कहाँ पाया जाता है? स्पर्म के मिडिल पीस में पाया जाता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में पाया जाता है, जो एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग ऑफ स्पर्म। स्पर्म का एनर्जी सोर्स है। ठीक है, वो उसको दौड़ने के लिए, चलने के लिए। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिए, लास्ट वाला पोर्शन जो है हमारा, वो है टेल। क्या है? टेल। यह फ्लैजिलेटेड है। मतलब फ्लैजिलेटेड मतलब क्या होता है? मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अगर इस टेल पर्सन को हटा देंगे तो चल ही नहीं पाएगा, ये दौड़ ही नहीं पाएगा। ये जो है ना, ये इसको मछली देखा है, मछली पानी में तैरता रहता है, तो ऐसे ऐसे करता रहता है, अपने पीछे का जो पूंछ रहता है ना, उसको झमारता है, इसे कस कस के हिलाता है, तो आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से स्पर्म भी अपने पीछे वाले टेल को एकदम ऐसे ऐसे हिलाता रहता है। ठीक है, एकदम गति करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, स्पीड भागने के लिए। ठीक है, तो यह हमारा जो है ना फ्लैजिलेटेड पोर्शन है। ठीक है, और यह क्या? मूवमेंट में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन टेल, हेल्प इन मूवमेंट है। टेल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो यह स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। कौन? टेल। ठीक है, तो इसका सारा पार्ट आप देख चुके हैं ऊपर ऊपर से। ये हमारा हेड है, जिसके अंतर्गत हमारा ये एक्रोजोम आता है और क्रोमोजोमल मटेरियल आता है। ठीक है, और ये नेक वाला पोर्शन है, इसमें प्रोक्सिमल सेंट्रियोल आता है और डिस्टल सेंट्रियोल आता है। ठीक है ना, इस सब का काम समझा रहे हैं आपको, हम इस साइड में लिखे हुए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए एकदम आप लोग, और नोट्स का चिंता नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, नोट्स आपको ये पढ़ा देंगे टॉपिक हम, तो हम साइड में खड़े हो जाएंगे, आप नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। चाहे आप एक हम पेज ला देंगे, वो पेज आप देख करके नोट्स कॉपी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा कि आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का कोई टेंशन नहीं, आप समझने फोकस कीजिए। ठीक है ना, नोट्स तो भरा पड़ा है एनसीईआरटी की बुक में, नोट्स का कमी है, मार्केट में बहुत सारा नोट्स है, लेकिन जो कंसेप्ट आता है एक समझने का, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट समझिए कि स्पर्म जो है हेड का हेड पर्सन होता
होता है, इसमें आता है एक्रोजियम, जो किस मेम्ब्रेन से घिरा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किस में से, ध्यान दीजिए, इसका जो एक पार्ट होता है हेड, स्पर्म का क्या कौन सा पार्ट होता है, हेड, जिसमें एक्रोजियम आता है और क्रोमोसोमल मटेरियल आता है। तो जो एक्रोजियम आता है जिस लेयर से घिरा होता है उसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या हुआ, स्पर्म का, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्पर्म का ये हमारा जो हेड पर्सन है, इसमें जो एक्रोजियम है ये किस लेयर से घिरा हुआ होता है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। और ये हमारे इसके अंदर क्या बोलता है, एक्रोजियम। क्या मिलता है, एक्रोजियम मिलता है। और नीचे आएंगे तो इसमें न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल मिलता है, ठीक है। और नीचे वाला पर्सन आएंगे थोड़ा तो यहाँ नेक मिलता है। क्या है, ये हमारा नेक है, ध्यान दीजिए, ये हमारा नेक है। क्या है, यह हमारा हुआ नेक। नेक में कौन सा पर्सन पाया जाता है, तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। सर ये सेंट्रियोल क्या होता है, तो सेंट्रियोल जब सेल साइकिल है और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे 11th में, तो सेंट्रियोल के बारे में पढ़ाया जाता है। ये हमारा सेल का ही एक पार्ट है सेंट्रियोल, ठीक है ना, आप इतना ही समझिए तब तक, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, ये क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल है, ठीक है, नेक में पाया जाता है, ठीक है। और मिडिल पीस में क्या रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। स्पर्म के मिडिल पीस में क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। देखिए स्पर्म का कितना पार्ट होता है, एक हेड हो गया, एक नेक हो गया, एक मिडिल पीस हो गया और एक टेल हो गया। तो हमारा जो हेड पर्सन रहता है, हेड में हमारा एक्रोजियम रहता है जो किस लेयर से घिरा हुआ रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और दूसरा क्या, क्रोमोसोमल मटेरियल आता है, ठीक है। और नीचे वाला आएंगे हम तो नेक मिलेगा, नेक में क्या रहता है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल मिलेगा हमारा, ठीक है। उससे भी थोड़ा नीचे आएंगे तो हमारा मिडिल पीस मिलेगा। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जो क्या, एनर्जी सोर्स है किसका, स्पर्म का। किस लिए, तो मूवमेंट के लिए, स्पर्म को दौड़ने के लिए, स्पर्म को चलने के लिए, किसे जरूरी है, मूवमेंट के लिए जरूरी है क्या, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, किस लिए, मूवमेंट के लिए। किस लिए, मूवमेंट के लिए। ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ये हमारा सारा हो गया। अब ये जो हमारा एक्रोजियम था, क्या था हमारा, एक्रोजियम। ध्यान दीजिए, ये एक्रोजियम है ना, इसके अंदर स्पर्मलाइजिन एंजाइम पाया जाता है। इसको हम हाइड्रोलाइजिन एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा एक्रोजियम के अंदर जो हमारा एंजाइम पाया जाता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मलाइजिन और हाइड्रोलाइजिन एंजाइम, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम, यह कहाँ हेल्प करता है यह एंजाइम, तब देखिए जब फर्टिलाइजेशन होता है और यह जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो देखिए आपको इससे आगे जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे हम फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो ओवम जो रहता है ना, उसका भी कुछ लेयर होता होगा ना, तो उसी लेयर को तोड़ने के लिए ये स्पर्मलाइजिन एंजाइम काम करता है, ठीक है। वो कौन सा लेयर है नहीं है वो आगे हम पढ़ेंगे, आप बस इतना जान लीजिए कि ओवम के एक लेयर को, बाहरी लेयर को तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एक्रोजियम में पाया जाता है। और उस एंजाइम का नाम है स्पर्मलाइजिन एंजाइम, या इसको बोल सकते हैं हाइड्रोलाइजिन एंजाइम, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए कि ओवम के बाहरी स्ट्रक्चर को, बाहरी जो उसका क्या बोलते हैं बाउंड्री होता है, बाहरी लेयर होता है, उसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए, जो एंजाइम हमारे स्पर्म के हेड वाले पोर्शन में एक्रोजियम में पाया जाता है, जिस एंजाइम को हम बोलते हैं स्पर्मलाइजिन एंजाइम या हाइड्रोलाइजिन एंजाइम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा नेक हो गया, यह क्या, मिडिल पीस। क्या है हमारा, यह मिडिल पीस है। तो देखते हैं मिडिल पीस में क्या होता है। हमारा जो मिडिल पीस है, आपको बार बार बताए हैं हम कि मिडिल पीस क्या है, पावर हाउस ऑफ स्पर्म है। अरे पावर हाउस है, अपने लोग का पावर हाउस क्या करता है, तो बिजली प्रोवाइड करता है, जिससे बल्ब जलती है, लाइट जलता है, पंखा चलता है, ठीक है, एसी चलता है, कूलर चलता है, फ्रिज चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है, सारा चलता है, ठीक है ना। तो इसका जो पावर हाउस है किसका, स्पर्म का, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। मिडिल पीस में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है, तो यह एनर्जी सोर्स है। अरे एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब मान लीजिए आपके पास एनर्जी, हमारे पास एनर्जी नहीं है, हमारे पास थोड़ा भी एनर्जी नहीं है, तो आपको ऐसे कूद कूद के पढ़ाने में जाएगा हमको, है। मान लीजिए हम 4 दिन से खाना नहीं खाए हैं, एनर्जी थोड़ा भी नहीं है, तो कैसे आपको पढ़ाएंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम, ऐसे ना पढ़ाएंगे, एनर्जी नहीं रहेगा ना भाई, एनर्जी नहीं रहेगा। तो स्पर्म का एनर्जी चाहिए, फ्लो में जाएगा, स्पीड में जाएगा, फास्ट में जाएगा, बहुत ताकतवर बनेगा। किस लिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एकदम ताकत देगा, शक्ति देगा, जिससे हम किसी को भी फाड़ के रख देंगे, ठीक है। कौन बोल रहा है ये बात, स्पर्म बोल रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब देखते हैं नेक। नेक जो है ना, टू सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है, तो सेल का एक पार्ट है, इतना ही समझिए। सेल का है ना एक ऑर्गेनल है सेंट्रियोल, ठीक है। सेल जो आप पढ़िएगा 11th पढ़ेंगे, इतना डिटेल कहाँ जाए यहाँ पर पढ़ाने, हम बहुत डिटेल हो जाएगा, ठीक है ना। ये खुद इतना डिटेल है, ठीक है। ये सेंट्रियोल है वह सेल का एक ऑर्गेनेल है। क्या है, सेल का एक ऑर्गेनेल है। तो नेक में 2 सेंट्रियोल पाया जाता है, एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और एक क्या, डिस्टल सेंट्रियोल। एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और एक क्या, डिस्टल सेंट्रियोल। क्या, डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, हेल्प्स इन फर्स्ट क्लीवेज, हेल्प्स इन फर्स्ट क्लीवेज। जब फर्स्ट क्लीवेज होता है, ठीक है, जब फर्स्ट बार डिवाइड करता है मतलब क्लीवेज होता है, जब फर्स्ट क्लीवेज होगा ना तब क्या, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कब हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, तो फर्स्ट क्लीवेज में।
तो रट्टा मार लीजिए, फर्स्ट क्लीवेज में क्या कौन हेल्प करता है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और आगे क्या बोला जा रहा है, डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, तो डिस्टल सेंट्रियोल जो है ना, डिस्टल सेंट्रियोल यह एक्सियल फिलामेंट को बनाने में हेल्प करता है। एक्सियल फिलामेंट मतलब ये हमारा एक्सियल फिलामेंट है, क्या ये हमारा फिलामेंट है, ठीक है। इसको बनाने में कौन मदद करता है, तो हमारा डिस्टल सेंट्रियोल, क्या डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ये सारा हमारा हो गया। अब हम देखते हैं सीमेन का कॉम्पोजिशन, मतलब सीमेन कैसे बना होता है, सीमेन में क्या क्या रहता है, वह सारा बात अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सीमेन की कि आखिर ये सीमेन है क्या। ध्यान दीजिए, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा मिलकर के सीमेन बनाती है। क्या बनाती है, सीमेन, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा। आप स्पर्म जान चुके हैं, जब स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ था पिछले वीडियो में, तब स्पर्म बना था। क्या बना था, स्पर्म बना था, ठीक है। 2 प्रोसेस में स्पर्म बना था हमारा, ठीक है, एक स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एक स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है ना। तो स्पर्म हमारा बन गया, ठीक है, और स्पर्म हमारा क्या है, हेप्लॉइड है। क्या है हमारा, हेप्लॉइड है। तो स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा मिलकर के हमारा सीमेन बनाएगा, जिसको हम हिंदी में वीर्य बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, वीर्य। क्या बोलते हैं हिंदी में, हम वीर्य बोलते हैं, ठीक है। तो सीमेन जो है ना, जान लीजिए आपकी सेमिनल प्लाज्मा होता क्या है। आपको हम ना कुछ ग्लैंड पढ़ाए थे, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाए थे, तो कुछ ग्लैंड एसोसिएटेड था, किसमें, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड एसोसिएटेड था, मिला हुआ था। जो ग्लैंड था सेमिनल वेसाइकल, पहला ग्लैंड क्या था, सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। और दूसरा ग्लैंड था हमारा कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते थे। और तीसरा था ना हमारा था प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। हमारा सेमिनल वेसाइकल है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, सेमिनल वेसाइकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। ये तीनों से देखिए, इस तीनों ग्लैंड से जो सिक्रेशन होगा ना, जो लिक्विड निकलेगा, इस तीनों ग्लैंड से जो लिक्विड निकलेगा, वो लिक्विड और स्पर्म मिल करके बनाएगा सीमेन। ध्यान दीजिए फिर से, ये तीनों जो क्या बोलते हैं, ग्लैंड है, जो एसोसिएटेड विथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। इस तीनों से जो फ्लूइड निकलेगा, तीनों से सिक्रेशन होगा, वो मिल करके और स्पर्म मिल करके क्या बनाएगा, सीमेन बनाएगा, जिसका पीएच वैल्यू होता है 7.2 से 7.7 तक का, ठीक है। ये स्लाइटली एल्केलाइन नेचर का होता है। क्या होता है, यह एल्केलाइन नेचर का होता है, यह बेसिक नेचर का होता है, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए एक बात, इजैकुलेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो जब आप स्पर्म को रिलीज करते हैं बाहर, ठीक है, ये आपका पेनिस है, और आपके पेनिस से जब स्पर्म बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं इजैकुलेशन। क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन बोलते हैं। पेनिस से स्पर्म का बाहर निकलना इजैकुलेशन होगा। क्या होगा, इजैकुलेशन होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इरेक्शन और इजैकुलेशन, ठीक है, ये दोनों जान लीजिए। इरेक्शन क्या होता है, पेनिस में जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है, जब किसी मैन मतलब किसी मेल के अंदर जब सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, तब क्या होता है, जब यह पेनिस में है ना, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है, इरेक्शन होता है, मतलब साइज में इंक्रीज होता है। क्या साइज इंक्रीज होता है, पेनिस से साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, ये मूवमेंट करेगा और इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और जब इसमें से हमारे पेनिस में से, पेनिस के जरिए, ठीक है, स्पर्म बाहर निकलता है, इसको हम बोलते हैं इजैकुलेशन। क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन बोलते हैं। तो जब फर्स्ट बार इजैकुलेशन होता है, फर्स्ट बार मतलब ये नहीं कि जिंदगी में फर्स्ट बार, जब एक बार इजैकुलेशन होता है एक बार, तो हमारा 2.5 से 5 ml मतलब मिलीलीटर स्पर्म बाहर निकल जाता है फर्स्ट इजैकुलेशन में। अगर एक बार स्पर्म बाहर निकला तो 2.5 से 5 ml मिलीलीटर स्पर्म बाहर निकल जाएगा, जिसमें स्पर्म का जो काउंटेशन होता है, मतलब काउंटिंग होता है, नंबर होता है, वो 200 से 300 मिलियन होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 200 मिलियन से 300 मिलियन मतलब कितना स्पर्म निकल गया, चाहे वो जानबूझ के निकला हो, चाहे किसी कारणवश निकला हो, चाहे किसी भी कारणवश निकला हो, ठीक है ना। अगर एक बार निकल गया आपका स्पर्म, तो समझ लीजिए आपका 200 से 300 मिलियन निकल गया स्पर्म एक बार आपका। आप जितना मतलब 1.5 से 2 महीने खाए पिए, एकदम बॉडी बनाए, फल खाए, फूल खाए, दूध पिए, जितना कुल मिला करके जितना आपका एनर्जी सेव हुआ था और स्पर्म बनने में काउंट हुआ था, वो सारा 1.5-2 महीना का मेहनत एक ही एजुकेशन में चला जाएगा, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, आपके मानसिक विकास आपका कम हो जाएगा, ठीक है। आपका जो स्पर्म का मतलब जो क्या बोलते हैं पावर, जो एनर्जी माइंड में लगना चाहिए, वो कहीं और निकल के चला जाएगा, ठीक है। और आपका क्या होगा, एनर्जी कम आ जाएगा, शरीर आपका दुबला पतला हो जाएगा एकदम, और शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है। ब्रेन से भी कमजोर हो जाइएगा, और आपका जो है ना इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर हो जाएगा, ठीक है। आप किसी बीमारी से लड़ नहीं सकते ज़्यादा दिन तक के, ठीक है, किसी से आप ज़्यादा लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। आपका ब्रेन भी कमजोर हो जाएगा, समझने की शक्ति कमजोर हो जाएगी। फर्स्ट एजुकेशन से आप समझ सकते हैं बात कि फर्स्ट एजुकेशन में स्पर्म का
फर्टिलाइजेशन कितना होता है 200 से 300 मिलियन होता है, ठीक है। और कितना ml में निकलता है 2.5 से 5 ml स्पर्म निकल जाता है फर्स्ट एजुकेशन में। मतलब एक बार एजुकेलेट करेंगे तो निकल जाएगा उतना, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए ये 200 से 300 मिलियन है तो फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन मतलब हिंदी में निषेचन, जो आप 10th पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन मतलब जब ओवम और स्पर्म मिलता है तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कब होगा, ध्यान दीजिए, इस 200 से 300 मिलियन स्पर्म में 60% स्पर्म का मान लीजिए नॉर्मल शेप है, मतलब ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा, और नॉर्मल साइज है, मतलब कि नॉर्मल समझ लीजिए नॉर्मल स्पर्म है 60%। 200 से 300 मिलियन है ना, 60% स्पर्म नॉर्मल है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, एकदम ना ज़्यादा एनर्जी है, नॉर्मल है, एकदम आ रहा है जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ रहे। जैसे कि पढ़ाई तो बहुत आदमी करता है, समझे, मान लीजिए 100 बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो 100 कोनो पावरफुल पढ़ाई करता है, उसमें से 80 को बच्चा ऐसे ही पढ़ रहा है, आ रहा है जा रहा है खा रहा है, उसी टाइप से 60% आ रहा है जा रहा है। लेकिन जो 40% है वो विगरस मोटिलिटी का होता है। क्या होता है विगरस मोटिलिटी, विगरस मतलब एकदम भयंकर, कह सकते हैं एकदम ताबड़तोड़। मोटिलिटी मतलब होता है स्पीड, मतलब वो जो 40% होता है ना, 40% जो होता है उसका स्पीड पावर मतलब क्षमता बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। वो मतलब कहीं भी जा सकता है आ सकता है, बहुत ही पावरफुल रहता है 40% स्पर्म, ठीक है। वही जा करके फर्टिलाइजेशन करता है, उसी में से एक, ठीक है ना। मतलब जो आपका 100 बच्चा पढ़ रहा था उसमें 80 को ऐसे ही पढ़ रहा था, 20 को जो तेज तराक था उसी में से कोई एक बच्चा आगे निकलेगा। उसी प्रकार से 200 से 300 मिलियन स्पर्म में आपका 60% तो नॉर्मल है, नॉर्मल है, आपका 40% जो स्पर्म है ना वही है विगरस मोटिलिटी का, और वही कुछ कर सकता है, वही फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब के लिए बाय बाय। एक मिनट, आप नोट्स तो लिखे नहीं किए हैं, ध्यान दीजिए, ये आप पेपर से आप नोट्स लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये आया नोट्स, एक पेज और ये लीजिए, एक पेज और, इस दोनों पेज से आप लिख सकते हैं नोट्स, ठीक है ना। और फॉलो करने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। एकदम भयंकर ट्रिक लेके आऊँगा, भयंकर कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, एकदम आपके दिमाग में एकदम कस के एकदम दिमाग में धकेल दिया जाएगा, ठीक है ना। एकदम बन रही है हमारे साथ।